हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चमलगाय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बाला नेत्र द हिडन आई पे। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल पे देखा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो के एंड तक रहोगे और वीडियो के एंड में आप अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना कमेंट सेक्शन पर। हथियार शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है या फिर शांति के बाधक है? आपको क्या लगता है? आप में से कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि अगर हथियार ही ना हो दुनिया में तब तो शांति ही शांति है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्या ऐसा कहना पूरी तरह से सही होगा? क्योंकि इसमें एक प्रोस्पेक्टिव ये भी कहता है कि अगर दुनिया में शांति कायम रखनी है तो हथियार जरूरी है, क्योंकि दुनिया करण जौहर की मूवी नहीं होती। यहाँ पर अगर आपको जीना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मजबूत नहीं हुए तो सामने वाला कभी भी आपका नुकसान कर सकता है। तो इंडिया का टोटल टारगेट है 1,75,000 करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन में 2025 तक, और डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत का टोटल टारगेट है 35,000 करोड़। डिफेंस प्रोडक्शन के जरिए डिफेंस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने पॉलिसीज पर कई सारे रिफॉर्म्स यानी सुधार लाए। तो सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि इंडिया का नेक्स्ट बिग स्टेप है डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का लोहा दुनिया को मनवाना, यानी कि हम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बना भी सकते और जरूरत पड़ी तो आपको सुरक्षा दे भी सकते, यानी आपको बेच भी सकते। जाहिर सी बात है, डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। और अगर दुनिया में किसी भी देश को ताकतवर कहलवाना है तो आपको डिफेंस और इकोनॉमी को तो बेहतर करना होगा। दुनिया के अलग अलग मार्केट्स में आपको जाना होगा, बताना होगा कि यस आवर वेपन कैन प्रोटेक्ट यू। अर्मेनिया अपने डिफेंस इनपुट का 90% भारत से इंपोर्ट करता है, यानी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। रिसेंट डेटा के अनुसार अर्मेनिया के साथ 245 मिलियन यूएस डॉलर की डील हुई है हमारी। ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंटली बढ़ता जाएगा। इसके अलावा भारत और अर्मेनिया अपने इकोनॉमिक रिश्तों को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट अपडेट ये आया है कि इंडिया से माइग्रेशन ऑफ लेबर टुवर्ड्स अर्मेनिया इंक्रीज हुआ है। 2018 के एक डेटा के हिसाब से करीबन 20,000 के आसपास लोग वहां गए थे, लेकिन अभी जो रिसेंट अपडेट आया है 2023 का, उसके हिसाब से करीबन 50,534 लोग वहां गए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर दो तरह के सेगमेंट्स हमें देखने को मिलता है। कुछ का कहना है कि जो इंडियन स्लेवर्स है वो उनकी नौकरियां ले जा रहे हैं, लेकिन उनके वहां जो बिजनेस क्लास का एलिट है दे आर वेलकमिंग इंडियंस, वो इंडियंस को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इंडियंस वहां जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और साथ ही बिजनेस क्लास के पास एक ऑल्टरनेटिव रहेगा इंडियंस वर्कर्स का। तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि अर्मेनिया की जो करेंसी है ड्रम, वो कंपैरेटिवली इंडिया से स्ट्रांग है। तो हमारे लोग वहां जाएंगे, जाहिर सी बात है पैसे बनाएंगे, कमाएंगे और ज्यादा पैसे कन्वर्ट करके यहाँ भेजेंगे। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक टाइज को भी बेटर करने की कोशिश की जा रही है। तो अचानक अर्मेनिया और भारत के बीच रिश्तों में ये सुधार क्यों हमें देखने को मिलता है? क्योंकि अर्मेनिया के पास में ही एक और देश है अजरबैजान, और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कई सालों से कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है। रिसेंटली इन दोनों देशों के बीच वार भी हुआ था। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? इसको समझने के लिए हम पहले अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों देश वर्ल्ड मैप पर रशिया, तुर्की और ईरान के बीच सिचुएटेड है। अर्मेनिया की वेस्ट की तरफ है तुर्की और नॉर्थ में जॉर्जिया। इसके और नॉर्थ की तरफ आप जाओगे तो आपको मिलेगा रशिया, और इसके नीचे यानी साउथ में है ईरान। अर्मेनिया का कैपिटल है येरेवान। अर्मेनिया एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी करीबन 30 लाख के आसपास है और जिसमें 92.64% लोग क्रिश्चियंस है, पर यहाँ आपको मुस्लिम तुर्क्स भी देखने को मिलेंगे। अर्मेनियन एपोस्टोलिक चर्च को नेशनल चर्च की मान्यता दी गई है और इसको प्रिजर्वर ऑफ नेशनल आइडेंटिटी यानी राष्ट्रीय पहचान के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। पर अर्मेनिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 17 स्टेट और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को अलग करता है, डिफरेंट रखता है। अर्मेनिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन है।
तो कहने का मतलब है अर्मेनिया एक तरह से आप कह सकते हो एक सेकुलर कंट्री है। अब बात करते हैं अजरबैजान की। यहाँ करीबन 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। 2006 के प्यू रिसर्च सेंटर के एक डेटा के हिसाब से 99.2% लोग मुस्लिम से, जिसमें मेजोरिटी शिया मुसलमानों की है। करीबन 55 से 85% के अंदर यहाँ शिया मुसलमान रहते हैं। पर इस देश को मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सबसे सेकुलर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18, 25, 44 और 48 के तहत सभी धार्मिक मान्यताओं को समानता दी गई है। तो कहने का मतलब है कि एक तरह से अजरबैजान भी सेकुलर कंट्री में। ये रिलीजन वाली बात इसलिए सबसे पहले बता रहा हूं क्योंकि आजकल हम देखते हैं कई बार चीजों को ऊपर ऊपर से देखकर रिलीजन वाला एंगल ढूंढ लिया जाता है, लेकिन रिलीजन इन रियलिटी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार स्टेट्स खुद भी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए और आजकल तो जियो पॉलिटिक्स में भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए रिलीजन वाला एंगल दुनिया के सामने रख देते हैं, ताकि लोग वहीं पर व्यस्त रहे, वहीं पर कंफ्यूज रहे और रियलिटी से दूर रहे। इसीलिए रिलीजन को अफीम की तरह बताया जाता है। जब तक नशे में होते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है तो रियलिटी कुछ और होती है। अर्मेनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट को बताने से पहले मैं इन दोनों कंट्रीज के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं, ताकि आपको आइडिया मिले कि आखिर इन दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का मोटिवेशन क्या है। वैसे तो अजरबैजान कहने के लिए रिपब्लिक है, पर यहाँ इन रियलिटी डिक्टेटरशिप चलती है। 1991 में जब ये देश यूएसएसआर से आजाद हुआ था, तब यहाँ के प्रेसिडेंट थे हैदर अलीयेव और 2003 तक वही प्रेसिडेंट रहते। इनके बाद इनके बेटे इल्हाम अलीयेव यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं और उनकी पत्नी मेहरीबान अलीयेव यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनती है। 2003 के बाद आज तक यही सारे इलेक्शंस जीतते आए हैं 80% से भी ज्यादा वोट शेयर से। ऑपोजिशन सारी जेल में, 160 से भी ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स है अजरबैजान के जेलों में। तो इसी वजह से यहाँ की डेमोक्रेसी इंडेक्स का जो रैंक है 146 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। लेकिन दूसरी तरफ अर्मेनिया की काफी अच्छी पोजीशन है डेमोक्रेसी के मामले में कंपैरेटिवली अजरबैजान से। अर्मेनिया की पोजीशन 86 है आउट ऑफ 167 कंट्रीज डेमोक्रेसी इंडेक्स में। 2018 से पहले इनका भी काफी बुरा हाल था डेमोक्रेसी के मामले में, लेकिन 2018 में वेलवेट रेवोल्यूशन हुई। 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग सड़क पर उतरते पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए उनके डिक्टेटर के खिलाफ विद देयर अपोजिशन लीडर निकोल पाशियान। 30 लाख के आबादी वाले देश में अगर 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग सड़क पर उतर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक काफी पीसफुल प्रोटेस्ट था उनके उस समय के प्राइम मिनिस्टर सेर्ज सारिश्यान के खिलाफ। इसको काफी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट में एक भी गोली नहीं चली, किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन पूरे डिक्टेटरशिप को ओवरथ्रो कर दिया गया और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शन में उनके उस समय के ऑपोजिशन लीडर निकोल पाशियान जीत जाते हैं और वो उन अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडा ऐसे फैलाया गया है कि आज की तारीख में वहां बच्चे पैदा होते ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। 2012 के एक ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग 91% अजरबैजानी लोगों को यह लगता है कि अर्मेनिया उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। यही चीज जब दूसरी कंट्री से पूछी गई तो 63% अर्मेनियंस को भी यह लगता है कि अजरबैजान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोनों कंट्रीज में मीडिया एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाती है। अर्मेनियंस को नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स बनाया गया है अजरबैजान के मीडिया में, जो कि मास मीडिया आउटलेट्स में शेयर किए जाते हैं। नेगेटिव चीजें दिखाई जाती है, नफरत के बीज ऐसे रोपे गए हैं कि अजरबैजान के स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी अर्मेनियंस को बैंडिट्स, एग्रेसर्स, ट्रेचरर्स, हाइपोक्रिटिकल ऐसा कहकर दर्शाया जाता है, लिखा गया है उनके टेक्स्ट बुक पे। अजरबैजानी हिस्टोरियंस यासेमिन किलकिट अकलर के अकॉर्डिंग स्कूल की किताबों में हिस्ट्री को ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर हेट्रेड की फीलिंग्स जागे और वो अपने आप को अर्मेनियन से एथनिकली और नेशनली सुपीरियर समझे। इस प्रोपेगेंडा का असर वहां के सेलिब्रिटी और नेशनल आइकॉन्स में भी दिखता है। 2007 में एक बड़े फेमस अजरबैजानी चेस प्लेयर तैमूर राजाबोव ने एक इंटरव्यू में ओपनली कहा था, एनिमी इज द एनिमी, वी ऑल हेट अर्मेनियंस। 1988 से 1990 के बीच में अर्मेनियंस के खिलाफ अजरबैजानी शहरों में प्रोग्राम्स कंडक्ट हुए, जिसमें 3,50,000 से भी ज्यादा अर्मेनियंस को घर छोड़कर भागना पड़ा या फिर मारे गए। वैसे ये सिर्फ वन साइडेड नहीं है। 1980s के शुरुआत में अर्मेनियंस पार्टीशियंस ने जहंगूर में हजारों अजरबैजानियों को निष्कासित कर दिया और
उसे रीअर्मेनाइज करने का प्रयास किया था, जिसके लिए उनकी बस्तियां नष्ट कर दी गई थी। इन दोनों की दुश्मनी इतनी कट्टर है कि जब अजरबैजान काफी हद तक इकोनॉमिक ट्रबल में था, उस समय भी जुलाई 2020 में अजरबैजान में प्रोटेस्ट निकाले गए, इकोनॉमी बचाने के लिए नहीं, बल्कि आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दो, इस बात पर प्रोटेस्ट निकाले गए। ये एक प्रो मिलिट्री प्रोटेस्ट था, जो कि बाद में जाके एंटी गवर्नमेंट भी बना। प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर घुसे, उनके डिक्टेटर को वो प्रेशराइज कर रहे थे कि आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दीजिए। तो नेशनलिज्म का सेंटीमेंट इतना ज्यादा है अजरबैजानी लोगों में कि वो स्पेक्टिक की आंख से चीजों को देख ही नहीं पा रहे, और जाहिर सी बात है इससे फायदा उनके डिक्टेटर को ही हो रहा है। तो शायद इसीलिए कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि एक्सेसिव नेशनलिज्म एक बीमारी की तरह है और लाखों लोगों में ये ट्रेजेडी लेके आ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच लड़ाई आखिर किस बात को लेकर है? तो आपको बता दूं कि इनकी लड़ाई एथनो टेरिटोरियल है। एथनो यानी एथनिसिटी, पहचान, टेरिटरी यानी जमीन। तो जमीन और पहचान की लड़ाई है। 1991 से पहले ये दोनों देश सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर टूटा तो बहुत सारे देश जैसे कि यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, नीचे कजाकिस्तान, बहुत सारे सेंट्रल एशियन देशों के साथ साथ आर्मेनिया और अजरबैजान को भी आजादी मिली। इन दोनों देशों के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है, नागोर्नो कराबाख। नागोर्नो कराबाख एक हेवीली फॉरेस्टेड माउंटेनियस एरिया है, जिसे एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। 2015 के सेंसस के एक डेटा के अनुसार यहाँ करीबन 15 लाख लोगों की पॉपुलेशन है इन एन एरिया ऑफ 4400 स्क्वायर किलोमीटर। 1804 से 1813 तक रूसो पार्शियन वार होता है। वार में हारने के बाद पार्शिया ने 1813 में गुलिस्तान ट्रीटी के तहत कराबाख रीजन को फॉर्मली रशियन एम्पायर को सौंप दिया, लेकिन 1920 से ही ये रीजन काफी डिस्प्यूटेड रहा है। 1923 में जब ये सोवियत यूनियन के अंडर आया तो ये अजरबैजान स्टेट का पार्ट था, लेकिन इसे रिपब्लिक घोषित किया गया। यानी कि था तो ये सोवियत यूनियन का पार्ट, यूएसएसआर का पार्ट, लेकिन यहाँ की जमीनी पॉलिसीज अजरबैजान और आर्मेनियंस बना रहे थे। तो एक तरीके से टेरिटोरियल नेचुरल डिस्प्यूट वाला रीजन रहा है ये। आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिस्प्यूट वाली आखिर बात क्या हो गई? तो डिस्प्यूट तब स्टार्ट होता है जब यूएसएसआर टूटा। तो यूएसएसआर ने कहा इस रीजन को कि आप जो है आप अजरबैजान के अंतर्गत रहोगे। तभी नागोर्नो कराबाख से आवाज उठी कि हमें तो आर्मेनिया के साथ रहना है, क्योंकि नागोर्नो कराबाख में मेजोरिटी आर्मेनियन क्रिश्चियंस की है। तो क्योंकि हम एथनिकली आर्मेनिया के साथ मिलते जुलते हैं, तो हमेशा से उनकी यही मांग रही है कि हमें अजरबैजान से अलग कर दिया जाए और आर्मेनिया के साथ मार्च कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अजरबैजान का ये कहना है क्योंकि हमें ये विरासत में मिला है रशिया से, तो ये हमारा पार्ट है। लेकिन अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो हमें दिखता है कि ये जो लोकेशन है, यहाँ पर कभी ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो एक तरफ रशिया तो दूसरी तरफ ऑटोमन। ऐसे जंक्शन में होने की वजह से ये हमेशा से एक फ्रंटियर जोन रहा है। और फ्रंटियर जोन की एक खास बात ये होती है कि जरूरी नहीं कि ये हमेशा एक ही क्षेत्र के अंतर्गत रहे। 1980s के मिड में यूएसएसआर के कमजोर होने के इंडिकेशंस आने लगे थे। तो जैसे ही सेंट्रल कमजोर होता है तो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो उछाल मारने लगते हैं आजादी के लिए। यहाँ पर भी वही हुआ। नागोर्नो कराबाख के एथनिक आर्मेनियंस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उन्हें अजरबैजान का पार्ट होना पड़ेगा। इसी वजह से 20 फरवरी 1988 को नागोर्नो कराबाख के लेजिस्लेचर ने वोट किया कि उन्हें आर्मेनिया के साथ रहना है। पर उस समय पर इस वोटिंग के जरिए उठाई गई इस डिमांड को सप्रेस कर दिया गया। लेकिन जैसे ही 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो नागोर्नो कराबाख रीजन के आर्मेनियन रेबल्स ने वहां अपनी आजादी घोषणा कर दी। कहने लगे कि हम आजाद हो गए। जाहिर सी बात है उन रेबल्स को आर्मेनिया का सपोर्ट था। तो इसी वजह से तब से इस रीजन को कहा जाने लगा आर्मेनियन ऑक्युपाइड नागोर्नो कराबाख। आर्मेनियन ऑक्युपाइड इसलिए कहा गया क्योंकि यूएसएसआर ने जाते जाते इस रीजन को अजरबैजान का पार्ट बताया था। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको अजरबैजान का ही पार्ट मानती है। तब से लेके आज तक ये एरिया कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट में रहा है। सीजफायर वायलेशंस होते रहे हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ओवर द ईयर से अटेम्प्ट किया गया था कि इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला जा सके और इसमें एक की प्लेयर था रशिया। रशिया ने कहा कि ये दोनों अपने ही बच्चे थे पहले, बच्चे अब बड़े हो गए, बड़ी बड़ी मांगे करने लगे, तो एक काम करते, गार्जियन होने के नाते हम ही इसमें बीच का रास्ता निकालते हैं। तो 1992 में
CSCE जो अभी OSCE बना हुआ है, उसके द्वारा एक मिन्स्क ग्रुप की गठन की जाती है और ताकि इस रीजन में शांति बनी रहे। और इसे हेड करते हैं 3 देश, यूएस, रशिया और फ्रांस। 5 मई 1994 को रशिया सीज फायर एग्रीमेंट करता है, रशिया की अध्यक्षता में सीज फायर एग्रीमेंट होती है और उसके बाद से ये जो रीजन है इसका पूरा कंट्रोल अर्मेनिया को मिलता है, जो कि फिर बाद में अर्मेनियन रेबल्स को सौंप दिया जाता है। 27 सितंबर 2020 की सुबह अजरबैजान हमला कर देता है अर्मेनिया के उस क्षेत्र पर। साउथ नगार्नो कराबाख के कम पहाड़ी जिलों में झड़प विशेष रूप से तीव्र होती है। 44 दिनों तक ये युद्ध चला और अंत में अजरबैजान को बड़ी जीत मिली। नागार्नो कराबाख का दूसरा सबसे बड़ा शहर सुसा पर कब्जा करने के बाद 10 नवंबर 2020 को एक सीज फायर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। एटलीस्ट 5 साल के मैंडेट के साथ लाचिन कॉरिडोर पर, जो कि अर्मेनिया और नागार्नो को कनेक्ट करता है, वहां पर लगभग 2000 रूसी सैनिकों को शांति सेना के रूप में तैनात किया गया। अर्मेनिया रशिया के भरोसे बैठा था कि इस वार में वो उनकी मदद करेगा, पर रशिया खुद यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, तो ऐसे में वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो ऐसे में अर्मेनिया भारत की तरफ मुड़ता है और कहता है, आपके वहां जो एम्बेसी है ना, वहां पर हम डिफेंस अटैचे रख रहे हैं। डिफेंस अटैचे, इसका मतलब है कि इंडिया केवल उनका डिफेंस नीड नहीं है, स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल नीड्स में भी वो इंडिया को अपना सबसे क्लोज एलाई मानते हैं। इंडिया और अर्मेनिया के डिफेंस टाइज को बूस्ट करने वाले कुछ एग्जांपल्स, पिनक्का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो डीआरडीओ ने बनाए हैं, 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स को दागता है। हम ऑलरेडी कारगिल पर इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट एम्यूनेशंस, स्वाति रडार्स, आपके खिलाफ जो सेल्स और मिसाइल्स आते हैं उसको ये 50 किलोमीटर तक आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके साथ साथ ये भी बताता है कि ये कहां से लॉन्च हुई है। यानी कि जो आर्टिलरी आपकी तरफ आ रही है, आप उसको उसी के सोर्स पर ही काउंटर अटैक कर सकते हो। हम ऑलरेडी एलओसी पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। $40 मिलियन की ये डील थी। तो साउथ ईस्ट एशिया के उन देशों में जहां चाइना की वजह से इनसिक्योरिटी हमें दिखता है, तो वहां पर डिफेंस प्लेसमेंट के कुछ गुड एग्जांपल्स अभी हमें दिख रहे हैं, पर हमें और शो करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इंडिया और अर्मेनिया के एसिमेट्री रिलेशन की। 1995 में भारत ने अर्मेनिया के साथ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की थी, जिसमें हमने ये भी तय किया था कि हम अजरबैजान को मिलिट्री एंड अदर असिस्टेंस कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। यानी कि इस ट्रीटी की वजह से हम अजरबैजान को डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि रशिया अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को ही हथियार बेचता आया है। रशिया का एक मिलिट्री बेस है अर्मेनिया पर और अजरबैजान इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बायर्स है रशियन वेपनरी का। अजरबैजान का ईस्ट वाला एरिया ऑयल रिच, गैस रिच है। अजरबैजान की पाइपलाइंस यूरोप की तरफ भी जाती है। रशिया यूक्रेन वार की वजह से इस एरिया का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ा है, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज, इवन इजराइल इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस एरिया। उनके भी अच्छे रिलेशन है अजरबैजान के साथ, इसीलिए हमने भी अजरबैजान को पूरी तरह से कट नहीं किया है। हमारी जो गैस एंड ऑयल की कंपनी है ओएनजीसी, उसका एक विदेशी आर्म है ओवीएल, ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड। तो बकायदा इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है अजरबैजान में। तो आपको नहीं लगता कि ये एक हमारी तरफ से बैलेंसिंग एक्ट है? एक तरफ हम अर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट ओवीएल का। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली भी ये देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं स्विच कैनाल पर। रिसेंटली हमने देखा कि ड्यू टू हुती रेबल्स स्विच कैनाल से जो ट्रेड हो रही थी उसमें खासा कमी आई है। यूएनसीटीएडी के अनुसार 26 जनवरी तक स्विच कैनाल के थ्रू होने वाली ट्रेड की मात्रा में पिछले 2 महीने में 42% की गिरावट आई थी। तो इसी वजह से इसके ऑल्टरनेटिव में एक रास्ता तो हमने G20 में कहा था कि आईमेक बनेगा, लेकिन अभी जो हो रहा है दुनिया में, इजराइल, हमास, गाजा, सऊदी, तो इन सब के चलते इसका बनना तो अभी डिले होगा। तो इसी वजह से हम अभी फोकस कर रहे हैं INSTC पर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये एक रास्ता है जिसके थ्रू हम जाएंगे इंडिया, बंदर अब्बास, ईरान, बाकू, अजरबैजान, अर्मेनिया, मस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, और उनके थ्रू फिर हम फाइनली बाल्टिक, नॉर्थ सी, और इसके थ्रू हम यूरोपियन जो पार्ट्स है वहां ट्रेड कर पाएंगे। तो इस रास्ते में अजरबैजान एक इंपॉर्टेंट लोकेशन में पड़ता है।
तुर्की से कनेक्ट करने के लिए भी अजरबैजान की लोकेशन बहुत ही जरूरी है। तुर्की से आज हमारे रिश्ते खराब है, लेकिन क्या पता कल अगर रिश्ते सुधर गए तो फिर शायद हम उनके लिए कुछ कर भी सकते, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक ए चेस बोर्ड, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर रास्ते आपके फेवर में होंगे तो रिश्ते आपके फेवर में होंगे, और अगर रिश्ते अच्छे रहेंगे तो फिर व्यापार अच्छा रहेगा, और अगर व्यापार अच्छा रहेगा तो फिर देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स दिस रीजन। इस रीजन के एक तरफ है कैस्पियन सी तो दूसरी तरफ ब्लैक सी। नागोर्नो कराबाख रीजन को कहा जाता है कॉकस रीजन। इस साउथ कॉकस रीजन के लिए हमारे पास कोई डेडिकेटेड पॉलिसी स्टैंड नहीं है अभी तक, यानी कि जैसे हमारे पास नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है अपने नेबर्स के लिए, सेंट्रल एशिया कनेक्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, अभी हम वेस्ट पर भी फोकस कर रहे हैं। तो वैसे हमारे पास कोई पब्लिकली आर्टिकुलेटेड पॉलिसी नहीं है साउथ कॉकस रीजन के लिए। इस रीजन पर जो हमारे रिलेशन है उनको अभी तक एक पॉलिसी की तरफ फॉर्मली आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो फॉरेन पॉलिसी रेडार पर अभी तक ये एक पेरिफेरी की तरह है। पेरिफेरी का मतलब दूर रखा गया है। अब बात करते हैं इस रीजन के इंपोर्टेंस के बारे में। एक समय था जब ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तब माना यह जाता था कि आर्मेनिया इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजिकल हब। उसके बाद जब ये रशिया से अलग हुआ तो कहा यह जाने लगा कि शायद ये कॉकस रीजन का सिलिकॉन वैली बनेगा। लेकिन जो वार और वार के कंडीशंस होते हैं वो बड़े बड़े देशों की इकोनॉमिक पोटेंशियल को रोक देते हैं। पर अभी ये रीजन नागोर्नो कराबाख एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना हुआ है, और आने वाले समय में इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिले, क्योंकि नागोर्नो कराबाख नेचुरल रिसोर्सेस में रिच है। गोल्ड, कॉपर और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हमें यहाँ मिलते हैं। सोवियत यूनियन के टाइम पे ये रीजन अंगूर का सबसे बड़ा पर कैपिटा प्रोड्यूसर था, और यहाँ मोस्टली टेलीकॉम, गोल्ड माइनिंग, डायमंड, पॉलिशिंग, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया जाता था। 2001 से 2007 के बीच इसकी जीडीपी 116% पर इंक्रीज हो गई थी, यानी कि इकोनॉमिक पोटेंशियल तो है। तो अब जब ये अजरबैजान के अंडर आया है और रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो दुनिया के काफी सारे पावरफुल कंट्रीज इस पर नजर जमाए बैठे हैं। तो इसी वजह से कहा यह जाता है कि शायद आने वाले दिनों में यहाँ पर मल्टीपल प्लेयर्स बैठे हुए हमें देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये बनता है कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच वार भी खत्म हो चुकी है, सीजफायर एग्रीमेंट भी हो चुका है, तो फिर आर्मेनिया के लिए भारत अब इतना जरूरी साबित क्यों हो रहा है? तो देखिए, आर्मेनिया के एक तरफ है अजरबैजान तो दूसरी तरफ नेक्सिवान, ये भी एक्चुअली अजरबैजान का ही एरिया है। तो ऐसे में आर्मेनिया को डर ये है कि कहीं उन्हें आने वाले दिनों में टू फ्रंटियर वार को न झेलना पड़े। तो ऐसे में भारत उनके लिए एक मजबूत साथी बन सकता है, क्योंकि भारत ने टू फ्रंटियर वार को झेला है और जीता भी है। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार, हमने ईस्ट पाकिस्तान को बना दिया बांग्लादेश। तो ऐसे में क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो और साथ ही उन्हें हम डिफेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी वजह से आर्मेनिया भी अपने लिए एक मजबूत एलाई तो ढूंढेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि नो मैटर हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव टिल द पॉइंट यू हैव सेल्फ हेल्प, यानी कि दोस्त भी तब तक दोस्त है जब तक आप उसके कुछ काम आ सकते हो, और उसके काम कब आओगे? जब आपके पास कुछ ऐसा होगा जो आप उसको दे सकते हो। तो अगर रशिया का भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए आर्मेनिया को, तो उसके लिए इकोनॉमी डाइवर्सिफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इकोनॉमी बूस्ट दे कैन नॉट सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या हमें भी जरूरत है आर्मेनिया की? आप में से शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि आर्मेनिया एक छोटा सा देश, हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्या ही जरूरत है हमें? तो देखिए, भारत के खिलाफ जो ताकतें उनकी बाउंड्री आर्मेनिया से कनेक्ट होती है। तो आप बताइए, आर्मेनिया हमारे लिए जरूरी हुआ कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। अजरबैजान के गैस एंड ऑयल एक्सपोर्ट का वन ऑफ द मेन इंपोर्टर्स है तुर्की, और अजरबैजान इज वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर है तुर्की में। ईरान के साथ भी अजरबैजान के अच्छे रिलेशन है। हमारे कश्मीर वाले मुद्दे पर भी अजरबैजान तुर्की की वॉइस में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। 370 वाले मुद्दे पर भी तुर्की वाज वॉइसिंग कंसर्न ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान, ये तीनों का एक्सेस है भारत के खिलाफ। तो इसी वजह से इनको टक्कर देना जरूरी था। ये जो एंटी इंडिया स्टैंड रखते हैं, उनको बताना होगा कि हम आप ही की एरिया में आर्मेनिया को वही स्ट्रॉन्ग करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप भारत के खिलाफ कुछ बोलो फ्यूचर में, तो 10 बार सोचा करो, क्या पता डिफेंस पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल चली जाए और फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इनको, इनकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश
अभी भारत कर रहा है। इसके अलावा 2013 में $4,200 जीडीपी पर कैपिटा थी आर्मेनिया की, जो कि अभी 2023 में $8,200 हो गई, लगभग डबल हो गया। यानी कि कुछ तो इकोनॉमी वाइज मिरेकल हुआ है, कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स तो उन्होंने ऐसे अपनाए होंगे जिससे कि वहां पर अभी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। अभी जो नेक्स्ट लेवल पर हमारी बातचीत चल रही है आर्मेनिया के साथ, तो इस बात पे है कि हम हमारे ट्रूप्स भी वहां स्टेशन करने वाले हैं, लड़ने के लिए नहीं, आर्मेनिया को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हमें टेक्निकल एडवांटेज रखना होगा। हमारे आईएटीटी के ऑफिसर्स उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें अगर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करेंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये इंडिया के प्रोनेस को शो करेगा? हम जिन ट्रेड रूट्स को सिक्योर रखना चाहते हैं, भविष्य में अगर उन रूट्स को अगर कोई ब्लॉक करना चाहे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारी प्रेजेंस वहां रहनी चाहिए ताकि इसको हम काउंटर कर सके? तो इसी वजह से डिफेंस अटैचे रखा गया है आर्मेनिया द्वारा दिल्ली में। ये इंटेलिजेंस और डिफेंस का सीधा लिंक है दिल्ली में। मतलब अब हमें इन चीजों को देखने के लिए आर्मेनिया जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ताकतवर बनना है तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा ताकतवर देशों के साथ ही खड़े रहो। मजबूत देश आपके साथ खड़े हो, डेफिनेटली ये आपकी ताकत को दर्शाता है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपको कमजोर देशों को भी ताकतवर बनाना होगा और ध्यान रखना होगा कि उनकी डिपेंडेंसी आप पर ज्यादा बनी रहे। ऑलरेडी हम सेंट्रल एशिया पॉलिसी पर फोकस कर ही रहे हैं, तो सेंट्रल एशिया के ऊपर वाला रीजन, कॉकस रीजन, यहाँ पर भी अगर हम स्ट्रेंथ रखेंगे और हमारे जो मिग्रेंट्स वहाँ सेटल हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो जाते हैं वो सेटल होने के लिए ही जाते हैं, तो ऐसे में वो एक सॉफ्ट पावर भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि हमने देखा था 2004 के टाइम पीरियड पे कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उनकी सरकार ने यूएस के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया था। तो इंडियन डायस्पोरा काफी मायने रखता है जियोपॉलिटिक्स में। तो कहने का मतलब है हमें भी जरूरत है आर्मेनिया की। लेकिन अब भारत को चैलेंज है तुर्की, ईरान और पाकिस्तान से। पाकिस्तान जैसे इजराइल का वजूद नहीं मानता, वैसे ही आर्मेनिया को भी देश नहीं मानता। पाकिस्तान काफी दूर है आर्मेनिया से और इनके बीच आपस में इतना बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का ये कहना है, क्योंकि हमारे जो बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज है तुर्की और अजरबैजान, क्योंकि उनके साथ आर्मेनिया का डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसी वजह से वो आर्मेनिया को देश नहीं मानते, जबकि तुर्की और अजरबैजान दोनों आर्मेनिया को एक सोवरेन कंट्री मानते हैं। तो एक अजीब ही मुल्क है पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है उनके लॉजिक भी काफी अजीब ही होंगे। लेकिन जब भारत ने पिनाका रॉकेट्स दिए थे आर्मेनिया को, तब अजरबैजान के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, वार मंगरिंग इंडिया इज वेपनाइज्ड साउथ कॉकस, ये टाइटल था उस आर्टिकल का। तो कोई इनसे जरा पूछे कि आप भी तो जगह जगह से मिसाइल्स खरीद रहे हो, तो ऐसे में अगर भारत आर्मेनिया को बेच रहा है, जबकि हमने तो ट्रीटी साइन की है आर्मेनिया के साथ, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? कमाल करते हो अजहर साहब, इतनी भी हिपोक्रेसी अच्छी बात नहीं। तो जिस हिसाब से अभी बातचीत चल रही है उसे देखते हुए तो यही लगता है कि शायद आने वाले दिनों में हम आर्मेनिया के साथ डिफेंस में जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, वहीं प्लांट लगाएंगे और वहीं प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी पावर बनते हो तो जनरली नेक्स्ट स्टेप वो होता है। तो कई सारी ट्रीटीज, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट शायद आपको दिख सकते हैं फ्यूचर में आर्मेनिया के साथ। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है आर्मेनियन रेबल्स का नागोर्नो कराबाख में, उसे हम ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते। हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं आर्मेनिया को, अलग बात है, उससे हमें आर्थिक लाभ मिलेगा, डिप्लोमेटिकली हमारा स्टेचर इंप्रूव होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रेबल्स को खुली सहमति देंगे, क्योंकि कल इस तर्क का इस्तेमाल करके वो भी हम पर सवाल उठा सकते हैं। यानी कि वो भी हमसे कहेंगे कि देखिए आपके वहां जो अलगाववादी शक्तियां हैं ना, उनको भी हम समर्थन देते हैं। तो देखिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हमारी प्रायोरिटी है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर क्वेश्चंस रेज करे। तो ऐसे में हम क्लियर कट स्टैंड नहीं ले सकते, हम लेते भी नहीं है। ऐसे में भारत स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को मेंटेन करता आया है। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी यानी कि हम शांति के साथ, समृद्धि के साथ है। वो पूछेंगे आप किसके साथ हो, हम कहेंगे हम शांति के साथ है, समृद्धि के साथ है। वो पूछेंगे दोनों में से किसके साथ हो, हम कहेंगे हम शांति के साथ है, समृद्धि के साथ है। वो फिर पूछेंगे हम दोनों में से किसके साथ हो, हम कहेंगे हम शांति के साथ है, समृद्धि के साथ है। तो कंक्लूजन ये है कि आर्मेनिया तो बस एक मौका है, इसके बाद फिर किसने रोका है। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।